जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो होता है वर्ब, क्योंकि वर्ब से ही आप टेंस सीखोगे। अब आते हैं वर्ब पे, और वर्ब पे सबसे पहले ध्यान से सुनो, वर्ब का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, तो बेटा आप मुझे देख सकते हो, मैं पढ़ाती हूं। अब मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर मैं कहूं आई लव यू, तो क्या आपको दिख रहा है प्यार करते हुए? नहीं। यू आर स्टडिंग, भाई कॉपी में लिख रहे हो, देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं यू नो मी, तो क्या आपको ये दिख रहा है करते हुए? नहीं। इसीलिए जो वर्ब होता है ना, उससे हमें क्रिया यानी डूइंग वर्ड होता है, और बेटा अवस्था यानी स्टेट, इनका एहसास होता है। अब बहुत तरह के वर्ब से, ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। बेटा वो सब अभी भूल जाओ, क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं बाद में कराऊंगी। अभी फिलहाल जो मुझे वर्ब से काम है, ये ध्यान रखना बेटा कि वर्ब, एक जो वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहला हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। बेटा अभी एकदम भूल जाओ सब कुछ। जब मैं 1 घंटा पढ़ाऊं, कुछ बात नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, दे चुकी मैं। अब शांत हो जा, जो करना अब बाद में करेंगे सब चीजें। बेटा 3 महीना बहुत क्रूशियल है, सुनो ध्यान से। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, उसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्प करता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैंने कहा आपको हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्प करता है। अगर वो हेल्प कर रहा है तो भैया वो हेल्प क्या कर रहा है? बेटा मैं हमेशा समझाती हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जानते हो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ 3 वर्ब्स आते हैं, सिर्फ 3, डू, बी और हैव। बेटा इनको पता क्या मान लो, इनको आप जैसे मान लो अरशद वारसी मान लो, नवाजुद्दीन मान लो। भैया ये ऐसे होते हैं जो साइड रोल दे दो तो भी एकदम, मुन्ना भाई में देखे हो अरशद वारसी को, है ना, बिल्कुल बहुत कामयाब था। और अगर आप इसको मेन रोल दे दो तो भी ये काम कर लेगा। यानी ये एक मिनट, यानी ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन अगेन मुझे इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि बेटा ये तीनों का जो यूज है वही तो देखना है, और मात्र एक एक यूज है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यूजेस पे हम जाना भी नहीं मुझे। अब आती हूं कि दूसरा तरह का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, उसको कहते हैं मॉडल्स। और मॉडल से जो 2 से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं यही खत्म करके आगे जाऊंगी। मॉडल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता। आप देखते हो बहुत सारे पिक्चर में देखोगे, आप जॉनी लीवर को देखोगे, कभी देखो उसको मेन रोल पे नहीं, लेकिन वो आता है तो मजा दिला के चला जाता है। मॉडल वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ सहायक क्रिया, मेन क्रिया का काम नहीं करेगा। लेकिन बेटा याद रखना, जो 2 से 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन है कि मॉडल के बाद अगर मैं मेन वर्ब लगाऊं तो किस फॉर्म में होगा। गांठ बांध लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पीडीएफ में है वो है कि मॉडल के तुरंत बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि मॉडल के तुरंत बाद मेन वर्ब बेस फॉर्म में आता है। और बेटा इसी चीज को आप पहले से गांठ बांध लो। क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना। अगर कॉपी खोल के रखे हो तो बेटा आप पीडीएफ देखो और कॉपी में नोट करते जाना, राइट। सुनो ध्यान से, पहला क्वेश्चन में लिखाती हूं, यू शुड हैड। बेटा जो क्वेश्चन लिखवा रही हूं मैं, इधर का क्वेश्चन लिखवा रही हूं, मॉडल का क्वेश्चन लिखवा रही हूं। नॉट कम yesterday। अब जानते हो क्या है, मैंने जानबूझकर क्वेश्चन कैसा दिया। मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि तुम्हें कल नहीं आना चाहिए था,
और हम लोग पढ़ते हैं टेंस में कि हर पास्ट सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। जरा बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा? हैव आएगा। नितिन बेटा बेस फॉर्म क्या होता है? सिमरन भूल जाओ, तुमको फर्स्ट फॉर्म पता है ना, तुम फर्स्ट फॉर्म लिखो, बस खाली एक बी को याद रखना बस। आ जाओ, देखो ध्यान से बेटा, शुड के बाद हैड नहीं आएगा, शुड के बाद हैव आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आप सेम मान के चलो भाई, खाली एक ही बी तो है जो अलग है बस। पहला क्वेश्चन यही है कि मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। दूसरा सेकंड देखना, ही सेड दैट, ये क्या हो रहा है? ही सेड दैट ही मे कम। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलत है और क्या करोगे सही? ध्यान से देखो, he said that he may come। जल्दी बेटा, मैं उतना ही पोर्शन नोटबुक से निकाला है मैंने, क्लास नोट से, जितना मुझे पढ़ाना है। बताओ क्या होगा, बोलो। माइट, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड। एक नियम है, गांठ बांध लो, जब तक कि कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई बहुत इडियम ना हो, जो मतलब कहते हैं सार्वभौमिक सत्य ना हो, तब तक अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, उसने कहा था, तो बेटा कहा था तो मे नहीं होगा, माइट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मे का पास्ट टेंस माइट है, कैन का पास्ट टेंस कुड है, विल शैल का पास्ट टेंस वुड शुड है। यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा। बेटा यहां सिर्फ इस पेज में 2 रूल मैंने सिखाए हैं, इसको गांठ बांध लो, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट का भी रूल है। चलिए अब चलते हैं हम लोग। बेटा जो आप कह रहे हो ना एज ऑफ रेकनिंग, वो 1 होना चाहिए था, 1 जनवरी, क्योंकि एसएससी का अपना ही एक बनाया हुआ नियम था जो डीओपीटी में बहुत पहले के नोटिफिकेशन में है कि अगर नोटिफिकेशन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में निकलता है तो डेट ऑफ एज रेकनिंग जो होगा वो 1 जनवरी होगा, और अगर सेकेंड हाफ में निकलता है तो 1 अगस्त होगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने 1 अगस्त क्यों दिया है, उनको 1 जनवरी देना चाहिए था, क्योंकि मार्च में अगर निकला है नोटिफिकेशन, अप्रैल में निकला है, तो उनको देना चाहिए था 1 जनवरी देना चाहिए था। नाउ नहीं दिया है तो आप उनसे डिमांड करो, आप उनको मेल कर सकते हो या बात कर सकते हो। बेटा हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या है, ठीक है? चलिए